नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो या स्पोर्ट्स की या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के बजट की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली का 2025-26 का यह बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित, कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित, राजधानी में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए का बीमा लगेगा, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए मिलेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटन। रेखा गुप्ता ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। ये कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश से आई है। पूरा देश आज दिल्ली का बजट देखना चाहता है। ये केवल सरकारी लेखा जोखा नहीं है, ये 10 साल से बेहाल दिल्ली का बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल की तुलना में 31.5% अधिक है। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि अब आपदा सरकार के दिन चले गए हैं। पिछली सरकार में इच्छा शक्ति ही नहीं थी, लेकिन हमने अपनी पहली बैठक में ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू किया। अब दिल्ली की सड़कें विकास की धमनियां बनेंगी। हम मिलकर काम करने के इरादे से आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने लिए शीश महल बनाया। हम गरीबों के लिए शौचालय बनाएंगे। वो वादे करते थे, हम निभाते हैं। तो वहीं बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में मंगलवार को एक बार फिर नोक-झोंक का दौर देखा गया। इस बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। बिहार विधानसभा परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विपक्ष के एमएलसी आरक्षण के मुद्दे वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे और 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हंगामा किया। इसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कर रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए और विपक्ष के सवालों का जवाब देने लगे। इस बीच नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने आ गए और जुबानी जंग देखने को मिली। राबड़ी देवी की तरफ मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने कहा, अरे बैठो ना तुम, तेरे हस्बैंड का है, तेरा क्या चीज है, तू बैठ जा, जो है वो हस्बैंड का है। आगे कहा कि ई बेचारी को कुछ नहीं आता है, पति जब रिजेक्ट हुआ तो इसको सीएम बना दिया था, काहे के लिए ये पहन कर आए हैं, ये सब फालतू की चीज है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच कहासुनी हुई हो। पिछले दिनों बिहार विधान परिषद में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है और सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत में लौटने की कवायद में है।
मिशन 2027 के लिए मायावती बहुत ही खामोशी के साथ अपने संगठन को मजबूती और धार देने में जुटी है। बसपा संगठन में बदलाव कर नए सिरे से खड़ा करने की एक्सरसाइज चल रही है। तो 13 साल के बाद भाईचारा कमेटी को बहाल किया गया है और अब नए तरीके से ओबीसी को जोड़ने की रणनीति है। मायावती मंगलवार को प्रदेश नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को भी बुलाया गया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही हैं, तो बीजेपी के गम को बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। मायावती ओबीसी समाज को बसपा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पार्टी के राज्य कार्यालय में बैठक करेंगी। इस बैठक में मायावती पार्टी के खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और 2027 में सत्ता की वापसी का ताना बाना बुनेंगी। इसलिए मायावती की लखनऊ में होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बसपा के सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साधने की कोशिश में है। सूबे में दलित समाज के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़कर फिर से एक बार सत्ता में लौटने की रणनीति पर मायावती काम कर रही है। बसपा के द्वारा मंगलवार को हुई बैठक, इसमें साफ कहा गया कि मायावती बीएसपी यूपी अन्य पिछड़ा वर्ग की विशेष बैठक लेंगी, जिसमें बहुजन समाज के विभिन्न अहम अंगों में आपसी भाईचारा से जुड़े संगठन की संबंधित और जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच डिप्टी सीएम का पहला रिएक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं शिंदे ने क्या कहा। कॉमेडियन कामरा के माफी मांगने से इनकार करने के बाद शिंदे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग को समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर कहा कि ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। वहीं शिंदे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर कहा, सामने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ से खुद को अलग कर लिया। एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए शिंदे ने कामरा पर आरोप लगाया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से बोल रहे हैं जिसका एजेंडा कुछ और ही है। कॉमेडियन कामरा के माफी मांगने से इनकार करने के बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कई लेखक व्यंग करते हैं, लेकिन आज जो हुआ वो अनैतिक व्यवहार और पैसे के लिए किया गया काम था। डिप्टी सीएम ने कहा, इसी व्यक्ति ने पहले भी मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण और देश के प्रमुख उद्योगपतियों के खिलाफ बोला है। वो पत्रकार से भिड़ चुका है और यहाँ तक कि एयरलाइंस से भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से बोलना है जिसका एजेंडा कुछ और ही है। मैंने पूरे दिन इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही करूंगा। राज्यसभा में एक दिन पहले कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर गतिरोध देखने को मिला था और कार्यवाही नहीं चल सकी थी। मंगलवार को उच्च सदन में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। सौहार्दपूर्ण माहौल में शुरू हुई कार्रवाई के दौरान सदन में हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। जोशी साहब को पूछता हूं कि वो भी कर्नाटक से रहने के बावजूद भी क्यों नहीं इंटरेस्ट करने के लेते, वहां पर रिव्यू क्यों नहीं करते? रिव्यू करना चाहिए। बीइंग ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, और वो एमपी भी वहीं के हैं। ये सब दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो। और तुम दोनों एक ही है, बाद में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन हम परेशान। सदन में एक मौका ऐसा भी आया जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बाहर हम एक ही हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने भी चुटकी लेते हुए कह दिया, इसका मतलब यहाँ नाटक है, यहाँ भी दोस्ती कर लो। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित सवालों के जवाब दे रहे थे
इस दौरान 2021 की जनगणना नहीं होने के कारण करोड़ों गरीबों के मुफ्त राशन के लाभ से वंचित रहने का विषय आया। इससे संबंधित सवाल पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक एक लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना राज्य का विषय है। जयराम रमेश कर्नाटक से आते हैं, उधर भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, प्रभाव डालकर उधर ही करा लें। खड़गे जी भी बैठे हैं, कम से कम एक राज्य को लाभ मिले। जयराम रमेश ने इस पर कहा कि 2021 की जनगणना का जवाब दीजिए ना। सभापति ने जयराम रमेश को टोकते हुए कहा कि आपके नाम में ही राम है। इन्होंने जवाब ये दिया है कि जनगणना का विषय हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े हो गए। 2021 तो नहीं होने की वजह से करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज, इनको अनाज नहीं मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये स्टेट का काम है, इन्हों करना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो नहीं, ये कह रहे हैं। और एक दूसरे को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहाँ करवाना चाहिए। वो भी कर्नाटक के हैं, वो करवाना चाहिए। कर्नाटक के हैं। नो, मैं उसी लिए बात नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2021 की जनगणना नहीं होने की वजह से करोड़ों गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ये जवाब नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कर्नाटक के हो, वहां करना चाहिए। इस पर सभापति ने कहा कि आप भी कर्नाटक के हैं। जवाब में खड़गे ने कहा कि इसलिए इसका जिक्र नहीं किया कि आप चेयर पर हैं। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा बोल कर आपको उचकाना नहीं चाहता। कि आप वो चेयर पर बैठे पहले बोले कि एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा बोल कर फिर उचकाना नहीं चाहता कि उनके ऊपर आप पड़े। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान को अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के हिस्से पर कब्जे को खाली करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी दी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों को लेकर चर्चा चल रही थी। इस दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का राग अलापा। इसके जवाब में भारत ने उसे चेतावनी दी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अवैध रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसे उसे तुरंत खाली करना होगा। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान लगातार अनावश्यक टिप्पणी करता रहता है, लेकिन इससे ना तो उसके गैरकानूनी दावे वैलिड होंगे, ना ही उसके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की नीति सही ठहराई जा सकती है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का उपयोग विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत इस मामले में अधिक विस्तार से जवाब देने से परहेज करेगा। भारत का रुख स्पष्ट है। चर्चा के दौरान भारत ने सुरक्षा मिशनों को नई चुनौतियों के अनुसार काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की मांग की। दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में जीत के साथ शुरुआत की है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस जीत के हीरो की। तो कौन है वो हीरो, आइए जानते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स जो एक समय पर जीत के काफी करीब था, वो आखिरी ओवर में मैच हारा। इस जीत का बड़ा श्रेय आशुतोष शर्मा को जाता है, जिन्होंने दिल्ली के अपने पहले ही मैच में मैच विनर की भूमिका निभाई। इस खिलाड़ी ने जीत के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन को याद किया।
आशुतोष शर्मा 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। टीम की स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने आते ही अटैकिंग खेल दिखाया। उन्होंने 31 गेंदों में 66 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके जमाए। 212 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। आखिरी ओवर में उनके बल्ले से विजयी छक्का निकला। दिल्ली कैपिटल्स को 15 गेंदों पर 38 रन और 2 विकेट की जरूरत थी। ऐसे में आशुतोष शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच जीत लिया। आशुतोष शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अवार्ड जीतने के बाद कहा, पिछले साल से सबक लिया। पिछले सीजन में कई मौकों पर खेल खत्म करने से चूक गया। पूरे साल मैंने ध्यान केंद्रित किया और इसकी कल्पना की। मुझे विश्वास था कि अगर मैं आखिरी ओवर तक खेलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। विप्रिज ने अच्छा खेला। मैंने उसे बल्लेबाजी जारी रखने के लिए कहा। वो दबाव में बहुत शांत था। मैं ये अवार्ड अपने गुरु शिखर पाजी को समर्पित करना चाहता हूं। हिंदी खबर में इतना ही। दर्शकों, दीजिए इजाजत। नमस्कार।